आज के सेशन में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने कुछ सेल के बारे में पढ़ा। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात की थी स्ट्रक्चर की। तो उस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वो जो कोर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है, फास्फोलिपिड्स का बना होता है। और जिसमें भी मैंने बताया कि जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो एम्फीपैथिक होते हैं। मतलब उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक। वहाँ हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन का कोर स्ट्रक्चर हमने देखा कि उसमें जो कोर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, वो जो है एक लिपिड बाइलेयर का बना होता है। और इसीलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं या वेरी स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, वो मेम्ब्रेन के जो इजीली क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को, जबकि जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं और या लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। वहीं हम आगे देखें सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। यहाँ हम देखें कि परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर तब परमिएबल होती है जब उसके आर पार जो है सब्सटेंसेस का आना जाना आराम से हो जाए। तो यहाँ हम कहेंगे कि टर्म परमिएबल मीन्स दैट ए स्ट्रक्चर परमिट्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट। मतलब सेल के अंदर या बाहर अगर कोई और सब्सटेंसेस जाएंगे या आएंगे तो वो परमिएबिलिटी इसकी होगी। तो हमने बात की थी। अब नीड क्यों होती है, यहाँ हम देखें परमिएबल, तो नीड क्यों है परमिएबिलिटी की, परमिएबल क्यों होना चाहिए सेल को। मैंने आपको बताया कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन की जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो फ्लैक्सिबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन फ्लैक्सिबल होती है क्योंकि वहाँ पे लिपिड का जो सिस्टम होता है, जो पूरे मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स के बीच में प्रोटीन्स भी होती हैं। तो हम कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, वो लाइपोप्रोटीनिक होता है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती हैं। अब प्रोटीन भी दो टाइप की होती हैं। प्रोटीन एक तो वो होती हैं जो एक ही अपनी जगह पर बिल्कुल जो है सेट रहती हैं, फिक्स होती हैं। वहीं कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो फ्लैक्सिबल होती हैं, जो फ्लोटेबल होती हैं, फ्लोट करती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करती हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती हैं। तो वो प्रोटीन्स कुछ ऐसी होती हैं, उसी को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो यहाँ सेल परमिएबिलिटी क्यों नीड है परमिएबिलिटी की, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो सेल को नीड होती है, वो सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाते हैं और जो तभी उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तभी सेल अलाइव रहती है, सेल तभी लाइव रहती है, अदरवाइज डेड हो जाएगी। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, वो सेल अंदर मैन्युफैक्चर करके उसको बाहर की साइड उसको ब्लड में रिलीज करती है, और जिससे कि वो हमारी जो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को जो है उसमें हेल्प मिलती है। जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन जब बनेगा सेल के अंदर तो बाहर रिलीज होगा, तो बाहर जब रिलीज होगा तो वो शुगर को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेल को जो है एंडोसाइटोसिस भी और एक्सोसाइटोसिस भी। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन का परमिएबल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम देखें कि द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस वेरीज। इट परमिट्स सम सब्सटेंसेस पास मोर रेडिली देन अदर्स। तो यहाँ की जो परमिएबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या है, ये वेरी करती है। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग परमिएबिलिटी होती है। मैंने जैसे बताया आपको, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो कोर पार्ट है वो लिपिड का होता है, लिपिड का बना होता है, इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं और जो बहुत छोटे साइज़ की ड्रग्स हैं, स्मॉल साइज्ड सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंसेस जो है वो सेल के जो आर पार ईजीली क्रॉस कर जाते हैं। जबकि वहीं जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या वेरी लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस हैं, तो वो सब्सटेंसेस जो है वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। तो यहाँ मैंने बताया आपको, जो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन इज टर्म्ड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। और यहाँ इसलिए हम कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस इजीली क्रॉस हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस इजीली क्रॉस नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि वो दूसरे सब्सटेंसेस जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर सॉल्युबल हैं, उनको सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, चैनल्स वगैरह, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जो मेम्ब्रेन है वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए परमिएबिलिटी अलग अलग होती है, और इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
The lipid bilayer portion of the membrane is permeable to non-polar uncharged molecules such as oxygen, carbon dioxide and steroids, but it is impermeable to ions and large uncharged polar molecules such as glucose. मैंने बताया कि जो लिपिड बाइलेयर है, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो कोर पार्ट है, मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, क्योंकि दो लेयर्स में उसमें होती हैं लिपिड की जो है, इसमें एक हेड और सेल पार्ट, टेल पार्ट, हेड और टेल पार्ट, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर इसके बारे में बताया था। तो यहाँ एक ये लिपिड बाइलेयर होती है। तो जो लिपिड बाइलेयर है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, अगर जो आयंस में टूट जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस नहीं होंगे। अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेरॉइड्स, ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। इसके लिए मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। लेकिन वही जो है आयंस और लार्ज अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, आयंस हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए जैसे कि ग्लूकोज है, तो इन सब्सटेंसेस के लिए जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। तो ये हम देखें, इट इज़ आल्सो, यहाँ हम देखें इट इज़ आल्सो परमिएबल टू स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर एंड यूरिया। ये क्योंकि ये वाटर और यूरिया जैसे स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके लिए भी ये परमिएबल होती है। जैसे यूरिया क्या है, यूरिया इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये कुछ प्रॉपर्टी हुई सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट एक्ट एज चैनल्स and carriers increase the plasma membrane's permeability to a variety of ions and uncharged polar molecules। मैंने आपको बताया क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं या अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन सेल को उनकी भी नीड होती है। तो उनको जो है क्रॉस करने के लिए मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो चैनल्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, जिससे कि वो सब्सटेंसेस सेल के अंदर जा पाते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो वो मॉलिक्यूल्स जो बड़े साइज में होते हैं, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स are so large that they are unable to pass across the plasma membrane except by endocytosis and exocytosis। अब यहाँ जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी जैसे प्रोटीन्स हैं, ये इजीली जो है क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये इनका जो सेल में क्रॉसिंग होती है, वो क्रॉस ओवर जो है अंदर या बाहर जाते हैं, तो ये दो प्रोसेस होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इनके ही थ्रू ये जाते हैं। और ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स अदरवाइज ये क्रॉस नहीं कर पाते मेम्ब्रेन को। एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाने हैं तो वो क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस से वो सब्सटेंसेस बाहर से अंदर आ जाते हैं। और सेल का मैंने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो सेल में जो है सीडोपोड्स बनते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको अंदर को कैप्चर करके वो अंदर अपने आप को जो ट्रैप कर लेती है। जबकि जो सब्सटेंसेस जो हार्मोन्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह जो सेल के अंदर बनते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर चले जाते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ हम देखें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ ए सेल। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो मटेरियल का, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल की लाइफ के लिए इसेंशियल है। अगर न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर नहीं जाएंगे तो सेल लाइफ नहीं रह पाएगी, सेल डेड हो जाएगी। तो सेल की लाइफ के लिए ये ट्रांसपोर्ट इसेंशियल है, ज़रूरी है। और सर्टेन सब्सटेंसेस must move into the cell to support metabolic reactions. Other substances that have been produced by the cell for export or as cellular waste product must move out of the cell। यही क्या है कि जो substances जो metabolic reaction को सपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर जाने की नीड होती है वो सेल के अंदर जाते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या सेल के अंदर से जो सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं, उन सब्सटेंसेस को बाहर मूव करना ज़रूरी होता है। इसीलिए सेल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि अब ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ट्रांसपोर्ट के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं पैसिव प्रोसेस।
पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न किसे कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं इज़ ए पैसिव प्रोसेस। ये क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें बिना किसी एनर्जी यूज़ हुए ये केवल जो डिफ्यूज़न जो होता है सेल के अंदर, डिफ्यूज़न से बहुत सारी जो सब्सटेंसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो मूव इन एंड आउट करते हैं। अब यहाँ क्या है कि इस डिफ्यूज़न में कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन दैट मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफरेंट ये क्या है भी, डिफ्यूज़न क्या है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मूवमेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स, मोर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के में जो है क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूव करना, जिसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल्स बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम। अब हम क्या है, कुछ टाइम बाद जब ये डिफ्यूज़न होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि दोनों साइड में जो है जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और तब हम इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये अब ये जब कंडीशन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है तो डिफ्यूज़न स्टॉप हो जाता है। यहाँ हम देखें आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या है कि द ग्रेटर द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन द हायर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। भाई अगर मेम्ब्रेन के दोनों साइड में अगर जो है सब्सटेंसेस का जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब जहाँ जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ वो कम, ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स जो है ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वहाँ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम देखें कि द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न का रेट भी ज़्यादा होगा। ऐसे ही जब हम देखें कि बॉडी में जब किसी को फीवर होता है तो फीवर की कंडीशन में क्या होता है कि ये पाइरेक्सिया, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो फीवर की कंडीशन में क्या है कि इसमें भी डिफ्यूज़न का जो बॉडी फ्लूइड्स का डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ हो जाता है। वही नेक्स्ट है मास ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस का जो मास, अगर मास मतलब लार्ज साइज़, अगर जो है डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस का जो साइज़ अगर ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स का साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। तो यहाँ की लार्जर द मास ऑफ डिफरेंट डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स द स्लोवर इज इट्स डिफ्यूज़न रेट। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में क्या है कि द लार्जर द मेम्ब्रेन सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर डिफ्यूज़न द फास्टर द डिफ्यूज़न रेट। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न भी उतना ही ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जैसे कि कुछ लंग डिजीज़ में क्या होता है कि जैसे कि एम्फीसीमा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लंग्स में सरफेस एरिया कम हो जाता है, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन होता है, म्यूकस फिल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए उसको स्पेस नहीं मिलता है, तो दिस स्लोज द रेट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन एंड मेक्स ब्रीदिंग मोर डिफिकल्ट। जब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं होगा तो फिर ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ जो है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा, हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। आप इसको देखें और आप इसको तैयारी करें। धन्यवाद।